नमस्कार साथियों, वेलकम टू घटना स्टडी। आज के वीडियो में हम 69वीं बीपीएससी एग्ज़ाम 2023 के लिए 38वीं बीपीएससी से लेकर 68वीं बीपीएससी तक बिहार हिस्ट्री से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आप 69वीं बीपीएससी पीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे उस प्रश्न की व्याख्या दी हुई है। तो आज का पहला प्रश्न है भारतीय इतिहास से। भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत का प्राचीन इतिहास। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ को माना जाता था, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का चित्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडिहवा, जो कि प्रयागराज में बेलन नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से 65 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, लाल। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के दौरान हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2300 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ई, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख हैं। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोटार्स द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थीं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, लोथल को। लोथल प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित स्थान है। इसकी पहली खुदाई एस.आर. राव ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, लोथल। हड़प्पी नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, जहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, लोथल। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी,
नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, सीहोर, मध्य प्रदेश में पड़ता है नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो उस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। वैनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने वृहत भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ई, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें वृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्म कथात्मक स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन नगर में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, कालीबंगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। खंभात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट्ट मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, वी.एस. स्मिथ। वर्ष 2021 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का वृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933-34 में माधोस रूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए.एन. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडो-लॉजिस्टिक एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख किया गया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नाशक देवताओं का आवाहन करते थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। नीचे दी गई सूचियों को कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। एक तरफ है नवपाषाणकालीन स्थल और दूसरी तरफ है इन नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, उत्तनूर का संबंध तेलंगाना से है, चिरांद का संबंध बिहार से है और
गुफकराल का संबंध कश्मीर से है और पय्यमपल्ली का संबंध तमिलनाडु से है। नीचे एक और सूची दी गई है जिसमें महाजनपद और महाजनपदों की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, जिसमें मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा थी और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, गंधार महाजनपद की तक्षशिला और वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, परुष्णी नदी। 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, जो कि वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस नदी में आर्यों के प्रमुख जन अनु, द्रुम्हु, युधु, पुरु, तुर्वसु आदि तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ई, इनमें से कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ई, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था तथा अनर्त महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, रुद्रदामन ने। रुद्रदामन 130 से 150 ईसा पूर्व का जूनागढ़ शिलालेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, गुप्त कला। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, नवा मंडल। अगला क्वेश्चन की व्याख्या है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9 मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का प्रमुख पेय था, जिसे मूजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता है। और इस पेय पर नामकृत देवता को। क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थीं तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी की पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तक में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्मतिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के
पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। और एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्र संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा उनके प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाल नामक के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था। यह उनका प्रथम शिष्य था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्राप्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलतः अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, सारनाथ में। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की एक रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत तथा दुखों के समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकर मदत्त खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी कस्या मल्ल गणराज की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, बौद्ध। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं, नंबर 1 विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह। दूसरा है सुत्त पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है तथा तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सटीक ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, आत्म दमन। गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। वे निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो इस क्वेश्चन के दो राइट ऑप्शन है, एक है सी, एक है डी। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वैन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी के सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग तथा 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, आजीविकों ने। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपाल आदि नामक गुफा प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, मक्खली गोशाल। मक्खल गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, उदयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है डी, उदयन के द्वारा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में है ताम्रपाषाण युगीन स्थल, और सूची सेकंड में है ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियाँ। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, जिसमें आहाड़ स्थल का संबंध बनास नदी से है और कायथा स्थल का संबंध काली सिंध नदी से है। इसवाल्दा स्थल का संबंध ताप्ती नदी से है और मालवा स्थल का संबंध नर्मदा नदी से है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संधियों के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, उदयन। मगध के हर्यक वंश के शासक उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थापित पाटलिपुत्र या कुसुमपुत्र नगर में राजगृह से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, लिच्छवियों के द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया।
वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ में सर्व प्रमुख रहे थे। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, राजगृह या गिरिव्रज। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। अगला क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, जीवक। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रघोत के इलाज के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, हर्यक वंश। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी, जो कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न था। अगला क्वेश्चन है, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूकार्ट ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, जेम्स प्रिंसेप ने। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानाम प्रिय की पहचान सिंघल के राजा तिस्स से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई। अतः वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चित्र के जन्म की कहानी है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, कार्तिकेय। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार, अन्य नाम कार्तिकेय स्कंद के जन्म की कहानी है, जो ताड़कासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लेता है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, आनेसिक्रिटिस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, सही सुमेलन इस प्रकार है, बृहद संहिता पुस्तक के लेखक वाराहमिहिर थे और मूषिका मासा पुस्तक के लेखक अतुला, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ और विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हड़ थे। इंडिका का लेखक कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री का वसूल करना था। बिक्री कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, सेलुकस का। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के
सत्रप के राज दरबार में सेलुकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने अपनी पुस्तक इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिलालेख पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति का स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जिसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है, कैलाश नाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया था? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, पल्लव, तमिलनाडु। कैलाश नाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव द्वारा करवाया गया था। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। इस सूची में नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ए। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी और कामंदक ने नीतिसार तथा कालिदास ने कुमार संभवम की रचना की थी। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, खारवेल। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, बिना जुती हुई जंगली भूमि को। बिना जुती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती ना की गई हो को अपहृत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, 515 से 520 ईस्वी में। चीनी यात्री सुंग युंग 518 ईस्वी में भारत आए। इन्होंने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, ह्वेनसांग ने। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, राजतरंगिणी। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जयसिंह, जिनका शासनकाल 1128 से 1149 तक रहा है, के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवान नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, समुद्रगुप्त। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रायः प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे।
अगला क्वेश्चन है गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, स्कंदगुप्त। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईसा पूर्व में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों से वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हूण आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है ओदांतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, तो इसको क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, बिहार में। ओदांतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097-98 ईसा पूर्व थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी तक मिथिला का स्वर्णयुग कहा, जिसे मिथिला का स्वर्णयुग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, माधव, मागध, वैदेहिक, रथकार आदि का अभिभाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित, जिसमें इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, कश्मीर में। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वासमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य किए गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य साबकमीर यानी सर्वकामी थे। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, महाकश्यप। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, राजगृह राजगीर में। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, राजगृह में। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना अगला क्वेश्चन है 78 बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों फर्स्ट और सेकंड में अंकित है। आपको इनका सुमेलन करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है।
अगला क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, गौतम बुद्ध को। बोध गया में बोधि मंदिर बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में बोध मंदिर बनाया गया था जहां बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बीसी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बन गया। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन या मृगदाव सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस युग में प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन है, 6ठी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में की गई थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों यानी कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। ये हैं, पहला अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्ज, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार एवं कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जनवसभ सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 जनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, गुप्त। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री वैनसांग यहाँ आया था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थीं। पहली, पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरी राज्यमान तथा तीसरी सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन है,
नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर, महाविहार को राजकीय प्रश्य मिलान बंद हो गया था। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 592 ईसा पूर्व था। मगध उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए और सी। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, मौर्य वंश। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे, जिसमें पहला उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया। दूसरा पंडुक, तीसरा पंडुगति, चौथा भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठा गोविषाणक, सातवां दशसिद्धक, आठवां कैवर्त तथा नवां धननंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धननंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुरिंड राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें पहली है देवी चंद्रगुप्तम तथा दूसरी है अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, धनानंद। महाजनपदम के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, लकड़ी का। बिहार में पटना के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदीबाग में नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष
प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, शिवाजी। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, आमत्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल लक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणी विजय की पुष्टि करते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनार्त तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, पाटलिपुत्र में। सिंघली अनुसूचियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोंगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, प्राकृत। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके शिलालेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख एवं तीसरा है गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान हैं शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुडिल तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिए गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खगोष्ठी है। तक्षशिला से आमरेई की लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आमरेई की लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अमरोई की लिपि में लिखा गया अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, खगोष्ठी। प्राचीन भारत में खगोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। अतः मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अगला क्वेश्चन है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अशोक का धम्म या धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है अपासिनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचिए माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा
साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेशों में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर विकल्प ई होगा। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही इसमें लिखा है पियदसि लाजा माघदम संघम अविवादेतुनम आहा अपावा धन च। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, एकाम्बेश्वरार मंदिर। एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लवों द्वारा कराया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसकी वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण 600 ईसा पूर्व में पल्लवों के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश में। मध्य पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, 7। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली है दार्शनिक, दूसरी है कृषक, तीसरी है पशुपालक, चौथी है कारीगर और पांचवी है योद्धा, छठे नंबर पर निरीक्षक एवं 7वें नंबर पर सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना कर सकता था। तो अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्षों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, महेंद्र वर्मन मत्तविलास प्रहसन। सही युग में इस प्रकार है, मत्तविलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन और अमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय, सम्रांग
गढ़ सूत्रधार, राजा भोज, परमार वंश, मानसोल्लास, महेश्वर तृतीय। अगला क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, इनमें से कोई नहीं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत को आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया। अगला क्वेश्चन है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज के इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, चंद्रगुप्त मौर्य को। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, विम कडफिसेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विमा कडफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कला की गंधार शैली में फली फूल कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, कुषाणों के समय में। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहली है गंधार शैली, दूसरी है मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, कनिष्क। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रघोत कहाँ का राजा था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, अवंती। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंद्र प्रघोत था। इसकी पुत्री वारनवक्ता से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वतनवासवदत्ता नामक नाटक में है। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके 2 भाग थे, उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती। अगला क्वेश्चन है हूण राजा तोरमाड़ किस अलौकिक राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, प्रकाश वर्मन। तो आज के वीडियो में 21 क्वेश्चन किए गए हैं। आगे आप लोगों को बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। अगर आप लोगों को सारे पूरी बुक का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हम इस पूरी बुक के सारे वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। ठीक है।